किसान भाइयों सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। डेयरी फार्मिंग से हम किस हिसाब से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, भारत के वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि हमें एक पशु से एक दिन के अंदर कम से कम 4000 लीटर दूध मिलना चाहिए। 4000 लीटर दूध एक पशु से एक दिन के अंदर अगर हमें लेना है तो पशु को कम से कम उसके ब्यांत में एक बार 20 किलो प्रतिदिन का उत्पादन जरूर करना चाहिए। तो 20 किलो उत्पादन अगर पशु कर रहा है तो उसको हम 200 से गुना करेंगे तो 4000 लीटर दूध, इसका मतलब पशु को हमें रखने पे फायदा हो सकता है। तो किसान भाइयों, किसी भी पशु से ज्यादा मुनाफा लेने के लिए तीन बातों पे अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नस्ल। पशु की नस्ल का मतलब है किसी भी पशु के अंदर दूध बनाने की आनुवंशिक क्षमता को हम नस्ल कहते हैं। नस्ल सुधारने के लिए अर्थात अपने घर के अंदर जो अभी पशु हैं अपने डेयरी फार्म के अंदर, उनसे ज्यादा मिल्क दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उन एनिमल्स को जो अच्छे एनिमल्स हैं उनके साथ में क्रॉस करवाना चाहिए। तो पशु की नस्ल सुधारने के लिए सबसे किफायती और सबसे सस्ता जो तरीका है वो है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान के कारण पशुओं के अंदर ठहरने के जो परसेंटेज हैं वो कंपैरिजन में थोड़ा कम है। 30% तक पशु कृत्रिम गर्भाधान से केवल पहली बार में ज्ञापन होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है भी हम पशुओं की जो कंसीविंग रेट है, गाभिन होने की जो दर है वो बढ़ाएं। इसके लिए पशुओं को हमें हीट में आने के बाद में 12 घंटे यही करवानी चाहिए। और अगर अपने डेयरी फार्म में भैंसें हैं तो हम उनका उनकी जो एआई है वो करीब 16 घंटे के आसपास में भी करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहली बार जब हम कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद में जो पशु की अगली जनरेशन आएगी उसके अंदर 50% गुण अच्छे बुल के होंगे और 50% गुण जो अपने घर में भैंस है उसके होंगे। तो इस हिसाब से किसी भी पशु की नस्ल को पूरे तरीके से रिप्लेस होने के लिए कम से कम 5 से 6 पशुओं की पीढ़ी का इंतजार हमें करना पड़ता है। लेकिन जो अच्छे रिजल्ट हैं वो हमें दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्ल सुधार के अंदर जो टाइम लगता है वो ज्यादा है। 5 से 6 पशुओं की पीढ़ियों तक हमें इंतजार करना पड़ता है। मोटा मोटा 10 से 15 साल का हमें टाइम लगता है। उसके बाद में अभी एक नई तकनीक इजाद हुई है जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक से किसी दो अच्छे जो बुल है जिसकी माँ ने अच्छा दूध दिया है और जो एक अच्छी गाय है उससे हम ओवा निकाल के उसको लैब के अंदर फर्टिलाइज करके फिर जो अपने घर के अंदर पशु हैं उनके अंदर हम ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट पीढ़ी के जो पशु हैं वो पीछे की पीढ़ी के जो पशु उनको रिप्लेस कर देंगे और उनके अंदर जो दूध उत्पादन की क्षमता होगी वो अच्छी होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक ब्राजील के अंदर काफी मात्रा में जो वहाँ के डेयरी फार्मर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में जेनेटिक गेन है वो अगली पीढ़ी से हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक जो मेन भारत की कंडीशंस के हिसाब से जो ड्रॉबैक है वो ये भी इसके अंदर जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है। इसके अंदर पैसा खर्च ज्यादा होता है। तो अभी इतनी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक अपने भारत के अंदर इतनी प्रैक्टिस में नहीं है। हालांकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्रीड पशुओं की सुधारने के लिए हमें जो वैज्ञानिक तरीके से ब्रीडिंग है पशुओं की वो करवानी चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड पिलर है डेयरी फार्म का, ब्रीड के लिए हमें टाइम लगता है। आज के समय में ऐसी हम क्या चीजें करें जिनसे पशुओं से हम ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन ले सकते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंट टाइम में हमें पशुओं का मैनेजमेंट अच्छा करना होगा और पशुओं की जो फीडिंग है वो भी अच्छी करनी होगी।
वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी। पशुओं के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम मैनेजमेंट को संक्षेप में या छोटे तरीके में उस पर बात करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब किसी भी पशु को हम कितना आरामदायक तरीके से रख रहे हैं। पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पिलाना चाहिए, पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए हमें टीकाकरण करवाना चाहिए और पेट के कीड़ों की दवाई भी हमें समय-समय पे पशुओं को देनी चाहिए। फिर उसके बाद में पशुओं के जो बैठने का स्थान है वो साफ-सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और छायादार होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में हम पशुओं को फव्वारे का इस्तेमाल करके उनके शरीर का तापमान कम रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर हम पशु के आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान गर्मियों में कम रख पाते हैं, तो उस पशु के अंदर रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्या और सब एक्यूट ल्यूमिनल एसिडोसिस समस्या से हम उन पशुओं को है जो बचा सकते हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी कंपोनेंट है वो है पशुओं की फीडिंग, मतलब पशुओं की हम खुराक किस हिसाब से दे रहे हैं। किसान भाइयों, पशुओं के अंदर जो जितनी भी ज्यादा समस्याएं हैं वो दूध उत्पादन से संबंधित बीमारियों के कारण आती हैं, जैसे कि मिल्क फीवर, कीटोसिस की समस्या, फास्फोरस की कमी और दूसरे ट्रेस मिनरल्स की कमी के कारण। तो पशुओं की जो खुराक है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। खुराक को हमें वैज्ञानिक तरीके से जो प्रिपेयर बनाई हुई खुराक है उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आजकल जो संतुलित आहार मार्केट के अंदर है वो अच्छी क्वालिटी के संतुलित आहार हमें अपने पशुओं को देने चाहिए। संतुलित आहार का मतलब पशुओं के दूध उत्पादन के हिसाब से हम संतुलित आहार को फीड कर सकते हैं। इसको अलग से हमें पकाने की जरूरत नहीं है, ये स्टीम कुक्ड रहता है। प्लस में इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, बफर्स और ऐसी तमाम तरह की जो चीजें हैं जो पशु के ह्यूमन को अच्छा करती हैं और उनके अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए पशुओं की हेल्प करती है। तो फीडिंग पशुओं की वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की फीडिंग करते हैं तो हम पशुओं से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये अपना एक छोटा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम ब्रीड को कैसे इंप्रूव करेंगे फीड में, और हम नई चीजें क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हम नई चीजें क्या कर सकते हैं, उनको हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।